आज कुंती के घर में काफी साज सजावट थी। पूरा घर चहक रहा था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। और उसके घर में खुशी होती भी क्यों नहीं। आखिर कुंती की छोटी बहू सपना को लड़की जो हुई थी। कुंती अपने हाथों में पूजा की थाल लिए दरवाजे पर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी बड़ी बहू कविता अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मैंने अभी देवर जी को फोन किया था, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा और 1 घंटे पहले से ही आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मेरी मानिए, आप फिलहाल के लिए आराम कर लीजिए, खामखा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अपनी बड़ी बहू की बात सुनकर कुंती अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए हॉल के सोफे में बैठ जाती है। अगले 1 घंटे बाद कुंती का बेटा अविनाश अपनी पत्नी सपना के साथ घर आता है। अपने बेटे बहू को देखकर कुंती भागते हुए अपनी बहू के पास जाती है और उसको दरवाजे पर ही रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद वो पूजा की थाल लेकर आती है और अपनी पोती की आरती उतारती है। तभी वहाँ कविता भी आती है और सपना की बेटी को अपनी गोद में ले लेती है। कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी बड़ी माँ पर गई है माँ जी। इसकी नाक तो देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। अरे चुप कर, अपनी बड़ी माँ पर नहीं बल्कि अपनी दादी पर गई है। और इसकी नाक नहीं बल्कि आंखें अच्छी लग रही है, देख तो जरा कितनी बड़ी बड़ी है। कविता और कुंती दोनों सपना की बेटी को ढेर सारा प्यार दे रहे थे। तभी वहाँ कविता का बेटा मोहित आता है और उस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर कहता है, ये किसी पर नहीं गई बल्कि ये तो अपने भाई पर गई है। बिल्कुल गोरी चिट्टी है, देखो इसकी शक्ल मुझसे मैच हो रही है ना। घर में सब उस बच्ची को गोद में लिए खिला रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि बच्ची गई किस पर है। पूरे घर में खुशियाँ फैली हुई थी, लेकिन कौन जानता था कि इस घर की खुशियों को बहुत जल्द किसी की नज़र लगने वाली है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है, लेकिन सपना को बच्चा संभालना नहीं आ रहा था। ऐसे ही एक दिन सपना की बेटी बिस्तर पर पड़े रो रही थी और सपना बाथरूम में कुछ काम कर रही थी। बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर कविता सपना के कमरे में आती है और तुरंत बच्चे को गोद में उठा लेती है। सपना, सपना कहाँ हो तुम? अरे देखो रूहाना कितने रो रही है। नो 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 नो, क्या हुआ? अल्लाह, दीदी मैं बाथरूम में कुछ काम कर रही हूँ, प्लीज़ आप रूहाना को संभाल लीजिए ना, मैं अभी बाहर नहीं आ सकती। सपना की बात सुनकर कविता रूहाना को अपनी गोद में लिए बाहर हॉल में जाती है और उसको चुप करवाती है। कुछ देर बाद वो उसको दूध भी पिला देती है। दूध पीने के बाद रूहाना शांति से सो जाती है। तभी उसकी दादी यानी कि कुंती वहाँ आती है और कविता का रूहाना के प्रति प्यार देखकर उसे कहती है, बहू तू रूहाना से कितना प्यार करती है। कभी कभी तो तुझे देखकर ऐसा लगता है कि सपना नहीं बल्कि तू ही इसकी माँ है। माँ जी, मैं भी तो इसकी माँ हूँ ही। भले ही मैंने रूहाना को खुद की गोद से जन्म नहीं दिया, लेकिन है तो ये भी मेरी बेटी है ना, और मैं इसकी बड़ी माँ। कविता ये बात बोल रही थी, तभी सपना वहाँ आ जाती है और कविता की बात का जवाब देते हुए कहती है, दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मेरी रूहाना सिर्फ मेरी थोड़ी ना है, बल्कि ये हम दोनों की बेटी है। रूहाना पर जितना हक मेरा है उतना ही दीदी का भी है, ठीक उसी तरह से जिस तरह मोहित दीदी का और मेरा बेटा है। ज़रूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया होगा जो मुझे ऐसा घर, परिवार और बहू मिली। तुम दोनों ना हमेशा ऐसे ही एक साथ रहना ताकि मेरे घर की शांति बरकरार रहे। अपने घर में अपनी दोनों बहुओं का इस तरह प्यार देखकर कुंती को बहुत अच्छा लगता है। उसे अब किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। कुंती सुकून की ज़िंदगी जी रही थी, क्योंकि कुंती के घर में और घरों की तरह लड़ाइयाँ नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सपना रूहाना को दूध पिलाकर बेड पर लिटा देती है, लेकिन तभी रूहाना उल्टी कर देती है। ये देखकर सपना बेहद डर जाती है और रोते हुए अपनी सास और जिठानी को आवाज़ लगाती है, दीदी, माँ जी, जल्दी से देखिए ना रूहाना को क्या हो गया। अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी अचानक से इसकी तबीयत खराब हो गई। सपना की ऐसी बात सुनकर कुंती और कविता दोनों ही भागते हुए सपना के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि रूहाना ने उल्टी कर रखी है। ये देखकर सपना की जिठानी कविता कहती है, सपना, अभी तुमने रूहाना को दूध पिलाया था? हाँ दीदी, मैंने इसको दूध पिलाया और उसको बेड पर लिटा दिया क्योंकि वो सो गई थी। पर देखिए ना, दूध पिलाकर जैसे ही मैंने इसे बेड पर सुलाया, इसने कितनी उल्टी कर दी। मुझे तो डर लग रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? सपना, जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तो उसको डकार दिलवाई जाती है, भले ही बच्चा सो रहा हो,
लेकिन फिर भी उसे डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। और तुमने रूहाना को डकार नहीं दिलवाई, इसलिए रूहाना ने पिया हुआ दूध उगल दिया। आगे से रूहाना को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलवाना। कविता बहू, तो कब तक छोटी बहू को ऐसे सिखाती रहेगी? अरे अब वो एक बच्चे की माँ है, उसे अपना बच्चा संभालना खुद सीखना होगा। बहू बच्चे पर थोड़ा ध्यान दे और इतनी जल्दी डरा मत कर, घर में सब है। माँ जी, आप क्यों इतना सोच रही हैं? अभी सपना को पहली बेटी हुई है, इसलिए उसे पता नहीं है कि बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आप भूल गई, जब मोहित हुआ था मैं भी इसी की तरह थी, बिल्कुल डफर, पर आप थी ना मेरे साथ। इस तरह से हम दोनों अब सपना के साथ हैं। अरे वो तो है बड़ी बहू, पर तू ना शुरू से ही सपना बहू से ज़्यादा समझदार रही है। खैर, एक बार तू छोटी बहू को दिखा दे बच्चे को कैसे डकार दिलवाया जाता है, ताकि ये आगे से ऐसी गलती ना करे। इतना बोलकर कविता रूहाना को उठाती है और उसको डकार दिलवा देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और रूहाना अपने पैरों पर चलना सीखने लगती है। दीदी, आप रूहाना पर ध्यान देती रहना। कल भी जब ये चलने की कोशिश कर रही थी ना, तो गिर गई थी, बहुत ज़्यादा चोट लगी है इसे। अगर ये आज भी चलने की कोशिश करेगी तो आप इसे पकड़ कर ही चलवाना। हाँ सपना, तुम कितनी डरती हो। अगर हमारी रूहाना अभी नहीं चलेगी तो फिर कब चलेगी? और बच्चा चलते समय तो गिरेगा ही ना। जब तक वो गिरेगा नहीं, वो चलना कैसे सीखेगा? इसलिए अपने मन से ये डर हटा दो कि तुम्हारे बच्चे को चोट लग रही है। अरे चोट लगने से बच्चा मजबूत होता है। आज चोट लगेगी तभी तो कल अपने पैरों पर चल पाएगा। पर अगर तुम इसे चलने ही नहीं दोगी तो ये चलेगी कैसे? आप सही कह रही है दीदी, शायद मैं ही अपनी बच्ची को लेकर थोड़ा ज़्यादा सोच रही हूँ। समय का पहिया यूं ही चलता है और देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। इन 10 साल में सपना ने अपनी बेटी को नहीं, बल्कि कविता ने रूहाना को पाल पोस कर बड़ा किया था। 10 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक सपना अपनी बेटी को ना तो संभाल पा रही थी और ना ही उसके स्कूल जा पा रही थी। ऐसे ही एक दिन रूहाना अपने स्कूल से घर आती है। आज उसका चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। ये देखकर कविता उसके पास जाती है और पूछती है, रूहाना क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? बड़ी मम्मी, मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ क्या? अरे नहीं तो, किसने कहा तुमसे ऐसा कि तुम पढ़ने में कमज़ोर हो? अरे तुम तो हमारे घर में सबसे तेज़ हो। मुझे तो लगता है तुम अपने स्कूल में भी सबसे तेज़ होगी। आपको लगता है? आपको पता है बड़ी मम्मी, आज टीचर ने एक सवाल किया और मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। अरे तो क्या हुआ मेरी बच्ची, हो जाता है कभी कभी ऐसा। पर टीचर ने कहा मैं कमज़ोर हो रही हूँ और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं मम्मी पापा का सपना पूरा नहीं कर पाई तो, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है। रूहाना ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ सपना आती है और रूहाना की बात का जवाब देते हुए कहती है, रूहाना, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करूँगी। मैं तुम्हारे और ट्यूशन लगवा दूँगी, लेकिन मैं अपनी बच्ची को कमज़ोर नहीं होने दूँगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है और देखना तुम ना बड़ी होकर डॉक्टर ही बनोगी। लेकिन सपना, रूहाना की बात पूरी तो होने दो, वो कहना क्या चाहती है? क्या दीदी, क्या बोलेगी वो? इसको तो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और अगर अभी से पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे चलेगा? इसलिए रूहाना, आज से तुम्हारा पार्क जाना बंद, और उस पार्क जाने के समय तुम पढ़ाई करोगी बस, ताकि आगे चलकर तुम्हारी टीचर तुम्हें दोबारा कमज़ोर ना कह सके और तुम ना डॉक्टर बनकर सबको दिखा सको कि तुम कमज़ोर नहीं हो, बल्कि कमज़ोरों का इलाज करने वाली हो। सपना ये बात बोल ही रही थी, तभी कुंती वहाँ आती है और बीच में बोल पड़ती है, बहू बुरा मत मानना, लेकिन बच्चों को ना हर समय पढ़ाई नहीं करवानी चाहिए। बच्चों का मानसिक संतुलन बनाने के लिए हर चीज़ का बैलेंस होता है। अगर बच्चा 1 घंटा पढ़ाई कर रहा है तो बच्चे को 1 घंटे खेलने भी देना चाहिए। इसीलिए बच्चों को हर वक्त पढ़ाई के बीच में मत डालो। हाँ सपना, और रूहाना पर ना डॉक्टर बनने का इतना प्रेशर मत डालो, क्या पता वो कुछ और बनना चाहती हो, इसलिए तुम उसे फ्री माइंड से पढ़ने दो। बच्चे पर इतना प्रेशर सही नहीं है। माँ जी, दीदी एक बात बताइए, अगर बच्चा खुद की पढ़ाई पर फोकस नहीं करेगा तो वो आगे जाकर अपना गोल कैसे सेट करेगा? और वैसे भी बच्चा बचपन से ही अपना टारगेट सेट करके रखेगा, तभी तो वो आगे कुछ कर पाएगा। रूहाना, चलो मेरे साथ, आज से मैं तुम्हारा नया टाइम टेबल बनाऊंगी, समझी?
इतना बोलकर सपना रूहाना को खींचकर कमरे में ले जाती है और उसे डांटने लगती है। ये सब कुछ कुंती और कविता अपने कानों और आंखों से देख सुन रहे थे। उन्हें सपना का ये बर्ताव बहुत बुरा लगता है। अब इसी तरह से कुछ समय और बीत जाता है और समय बीतने के साथ साथ सपना के व्यवहार में भी बदलाव आता जाता है। ऐसे ही एक दिन सपना रूहाना के स्कूल से उसका रिजल्ट लेने जाती है, जहां वो देखती है कि इस साल उसकी बेटी फर्स्ट आने की जगह सेकंड आ गई है। अब क्या था, सपना अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और घर आते ही रूहाना को मारने लगती है। कितनी बार बोला है मैंने, दोस्ती यारी कम रख और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे, पर इसे माँ की बात छोड़कर सबकी बात सुनाई देती है। ऐसे बनेगी तो डॉक्टर, ऐसे बनेगी। माँ मत मारो, मैं वादा करती हूँ अगली बार फर्स्ट ही आऊंगी। वो तो तुझे आना ही पड़ेगा, अगर नहीं आई तो तेरा खाना घूमना फिरना सब बंद। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, पूरा दिन पढ़ाई करनी होगी तुझे। सपना जब से स्कूल से रूहाना को लेकर आई थी तब से वो हर छोटी छोटी बात पर रूहाना को पीट रही थी और अपना गुस्सा निकाल रही थी। पर ये सब कुछ अब कुंती और कविता से बर्दाश्त नहीं होता और इस बार कविता सपना का हाथ पकड़ लेती है और उसे रूहाना को मारने नहीं देती। सपना, क्या कर रही हो ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सुबह से देख रही हूं मैं, तुम हर छोटी छोटी बात पर रूहाना को मारी जा रही हो। आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई रूहाना से? दीदी आपको पता नहीं, इस लड़की के लिए मेरे पति कितनी मेहनत कर रहे हैं और अब तो मैंने भी नौकरी करनी शुरू कर दी है ताकि हम इसे डॉक्टर बना सके, पर इसका पढ़ाई पर जरा भी ध्यान नहीं। जो लड़की सेकंड आई थी वो इस बार फर्स्ट आई है और ये जिस पर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये सेकंड आकर बैठी है और इसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा। सपना, अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मारना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं रूहाना की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। बस उसे इस तरह से पीटो मत, वो अभी बच्ची है। कविता की बात सुनकर सपना वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और कविता रूहाना को चुप कराती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। सपना अपनी नौकरी के चलते रूहाना पर ज़रा भी ध्यान नहीं दे पाती, जिस वजह से रूहाना की पढ़ाई से लेकर उसकी परवरिश तक सब कुछ कविता ही करती है। अब देखते ही देखते रूहाना बड़ी हो जाती है और वो 12वीं पास कर लेती है। मेरी बच्ची, तूने 12वीं पास कर ली है और अब तू बच्ची भी नहीं रही। जानती है ना तुझे क्या बनना है? हाँ माँ, पर माँ अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और कुछ और बन गई तो? अब बोल दिया तो बोल दिया, आगे फिर कभी ऐसा बोला ना तो तेरी टांग तोड़ दूंगी। तुझ पर मैंने इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी कि तू कुछ भी बन जाए, और अपने बड़े भाई जैसे तो बनने की सोचना भी मत। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी गली गली जाकर गाना गाए, इसलिए तुझे कुछ नहीं सोचना, हमने सब सोच रखा है। बस तुझे वही करना है जैसा मैं कहती हूँ। रूहाना के ऊपर उसके माता पिता का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि वो कभी अपनी माँ से अपने दिल की बात भी नहीं कह पाती और घुट घुट कर जिंदगी जीने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर रूहाना का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाता और जब इस बारे में सपना को पता चलता है तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या तेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा? इसीलिए कहती थी कि शुरू से पढ़ाई पर ध्यान दे, पर तुझे अपनी माँ की सुननी कहाँ है? ये सब कुछ उस मोहित की संगति में रहकर हुआ है। कितनी बार बोला था मैंने तुझे अपने भाई से दूर रह, वो आवारा है, तुझे आवारा नहीं बनना, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। माँ बस भी करो, मैं परेशान हो गई हूँ अब आपसे, और वैसे भी ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या हुआ अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाई तो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट कर लूँ। बेटा, जब पहली बार में पास नहीं हो पाता ना, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाता। मैं देख रही हूँ आजकल तू मुझसे बहुत बदतमीजी कर रही है। सच सच बता, ये जुबान चलाना तूने कहाँ से सीखा है? मोहित से ना? क्योंकि मैंने उसे ही देखा है जेठानी जी और माँ जी से बदतमीजी करते हुए। सुहाना का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता और इस बात का गुस्सा अब सपना अपनी बेटी के साथ साथ मोहित के ऊपर भी निकालने लगती है। ये सब कुछ मोहित अपने कानों से सुन लेता है, पर अपनी चाची से कुछ नहीं कहता और अपना गिटार लेकर अंदर चला जाता है। पर आज कविता सपना की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार बोल पड़ती है। बस करो सपना, मैं नहीं जानती आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुमने अपने मन में मेरे लिए इतना जहर भर लिया। पर मेरी भी तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अपने बारे में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अपने बेटे के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं। अरे गलत क्या बोला है मैंने? आप तो घर में पड़ी रहती है, आपको बाहर की दुनियादारी के बारे में क्या ही समझ होगी। और रहा सवाल आपके बेटे का,
तो मैंने इसकी कई वीडियो देखी है। सभी में कॉलेज के बाहर गिटार लेकर दोस्तों के साथ गाने गा रहा होता है, तो कभी गली के नुक्कड़ पर। अब गली गली घूमकर गाना गाने वाले को क्या कहूँ मैं? और आप चाहती हैं कि मेरी बेटी भी आपकी बेटी की तरह बन जाए? कविता सपना को जवाब देना चाहती थी, पर वो रूहाना का उतरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहती और अपना गुस्सा दबाकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि कविता नहीं चाहती थी कि बात और भी ज़्यादा बढ़े। पर सपना ने तो आज अपनी हद पार कर दी थी। क्योंकि कविता कुछ नहीं कहती, इसलिए सपना उसकी चुप्पी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करने लगती है। देखा कैसे तेरी बड़ी मम्मी चुपचाप यहाँ से चली गई, क्योंकि उन्हें भी मालूम है उनका बेटा लायक नहीं है। एक तेरी ही मोटी बुद्धि में ना ये बात नहीं घुस रही। और अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मैंने अब तुझे कभी मोहित के साथ देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं रोड रोड पर जाकर गाने वाला मोहित अपने आप को कौन सा सुपरस्टार समझता है, और उसकी माँ का घमंड देखो। कविता चुपचाप रहती है, पर सपना तो चुप ही नहीं होती और उसकी फालतू की बातें सुनकर अब कुंती भी शांत नहीं बैठती और आखिरकार वो सपना को आज सबक सिखाने का फैसला लेती है और सपना के सभी सवालों का जवाब देती है। बस कर छोटी बहू, बहुत बोल लिया तूने और बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। बड़ी बहू ने कुछ इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो नहीं चाहती कि घर की शांति भंग हो या रूहाना और भी ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि तो खुद ही अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली है। हमारी रूहाना तो वकील बनना चाहती है, पर तेरी जिद उसे डॉक्टर बनने पर मजबूर कर रही है। अरे कभी अपने बेटी के दिल की भी सुन लिया कर। और रही मोहित की बात, तो मेरा पोता कोई गली का सिंगर नहीं है जो उसे इस तरह की बातें सुना रही है। अरे वो तो एक बहुत बड़ा सिंगर बनने वाला है, और हर सिंगर की ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते रहते। बहुत जल्द मेरा पोता बॉलीवुड के लिए गाना गाएगा। माँ जी, मैं दिन रात एक कर दूंगी, पर उससे तो डॉक्टर बना कर रहूंगी। वकील में कुछ नहीं रखा, और ये सब आपको भी जल्दी ही समझ में आ जाएगा। और मेरी परवरिश उसे इस मुकाम तक पहुंचा कर रहेगी। परवरिश? आखिर तू किस परवरिश की बात कर रही है सपना? परवरिश तो दूर की बात है, तूने कभी अपनी बेटी की परवाह भी नहीं की। तूने उसे सिर्फ तनाव दिया है। तेरी जेठानी ने उसे पाला है, उसकी परवरिश की है। आज तेरी बेटी इस मकाम तक तेरी जेठानी की वजह से पहुंची है। बचपन से ही रूहाना की देखरेख कविता बहू ने की है। आज घर का माहौल इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था कि ये सब रूहाना झेल नहीं पाती और वहीं पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर घर आते हैं तो डॉक्टर सपना को उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर सपना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूहाना के ऊपर से सारी पाबंदी हटा देती है, जिसके बाद रूहाना अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती है और एक बहुत बड़ी लॉयर बन जाती है। एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे राजकुमार के साथ अपने राज्य में घूमने के लिए निकले। अक्सर ही राजा अपने राज्य में लोगों का हालचाल पूछने जाया करते थे, पर इस बार वे अपने बेटे को भी साथ में लेकर गए ताकि राजकुमार भी अपने लोगों से मिल सके। अपनी यात्रा की शुरुआत वो लोग मंदिर से करते हैं। जब राजा और राजकुमार मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब राजकुमार की नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर जाती है। माथे पर चंदन, गेरुए रंग के वस्त्र पहने, हाथों में कमंडल लिए हुए एकदम ब्राह्मण के जैसे लग रहा था। राजकुमार उसके पास गए और उनसे पूछा, क्या आप कोई ब्राह्मण है? उस भिखारी ने कहा, जी राजकुमार, मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। अपने घर का पालन पोषण करने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगता हूँ, और जो पैसे आते हैं उनसे अपने परिवार वालों को खाना खिला पाता हूँ। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजकुमार को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आ गई। राजकुमार ने अपने सोने के सिक्कों से भरी थैली उस ब्राह्मण को दे दी। कहा, ये लीजिए, अब आपको यहाँ दोबारा नहीं बैठना पड़ेगा। जब ब्राह्मण ने वो थैली खोलकर देखी तो वो बहुत खुश हुआ और राजा और राजकुमार को धन्यवाद करके अपने घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में वो ब्राह्मण सोचते हुए जा रहा था, जल्दी से चलकर ये सोने के सिक्के अपनी पत्नी को दिखाऊंगा
वो भी कितनी खुश हो जाएगी। अब हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। खुशी खुशी हमारा जीवन बीतेगा। हमारे राजकुमार बहुत बड़े दिल वाले हैं। ब्राह्मण ये सब सोच ही रहा था कि इतने में वहां पर एक लुटेरा आया और ब्राह्मण के हाथ से वो थैली छीन के भाग गया। नहीं, छोड़ दो मेरी थैली। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, अरे कोई तो पकड़ो। ब्राह्मण ने वो थैली बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो चोर थैली लेकर वहां से भाग गया। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया। उसकी खुशी कुछ ही पल में खत्म हो गई। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। ये सुनकर पत्नी भी बहुत दुखी हो गई और बोली, आप दुखी न हो, शायद वो हमारे लिए नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिल पाया। दुखी होकर ब्राह्मण खाना खाकर सो गया। अगले दिन फिर सुबह उठकर मंदिर में जाकर भीख मांगने लगा। राजकुमार राजा के साथ आज भी घूमने निकले। मंदिर आए तो फिर उस ब्राह्मण को वहीं देखा। राजकुमार ने कहा, आप आज फिर यहाँ क्यों आ गए? कल ही तो मैंने आपको इतना सारा धन दान में दिया था। ब्राह्मण बड़े निराश मन से राजकुमार को कल की पूरी कहानी सुनाता है। राजकुमार को ब्राह्मण की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। फिर राजकुमार अपनी थैली में से बहुत ही कीमती पत्थर माणिक निकालते हैं और वो माणिक ब्राह्मण को देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, ये आपके बहुत काम आ सकती है। ब्राह्मण वो पत्थर पाकर बहुत खुश हो गया और राजकुमार से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आप इंसान नहीं, देवता है, देवता। चलिए अब मैं चलता हूँ। राजकुमार भी मुस्कुराते हुए अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्राह्मण घर जाकर उस माणिक को पानी के खाली मटके में रख देता है और खुशी खुशी सो जाता है। उसकी पत्नी नदी से पानी भरने जाती है। अचानक से रास्ते में किसी बड़े पत्थर से टकराने की वजह से उसके सिर पर रखा पानी का मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। वो बोलती है, हे भगवान, अब फिर से घर जाकर दूसरा मटका लाना पड़ेगा पानी भरने के लिए। अब वो घर की ओर निकलती है और पानी भरने के लिए वही मटका उठाकर ले आती है जिसमें माणिक था। नदी के पास जाकर जब ब्राह्मण की पत्नी मटके को पानी में डुबाती है तो माणिक पानी में गिर जाता है। ब्राह्मण की पत्नी बोली, अरे ये क्या गिरा? लगता है कोई बड़ा सा कंकड़ था जो गिर गया होगा। ऐसा सोचकर वो मटके में पानी भरकर घर ले आती है। जब वो पानी भर के घर आई तब ब्राह्मण भी जग चुका था। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और बोली, कहाँ है वो माणिक पत्थर? जरा मुझे भी दिखाइए। उसे तो मैंने बहुत ही संभाल के पानी के खाली मटके में छुपा दिया है, रुको अभी लाता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी घबराते हुए कहती है, हे भगवान, उस मटके में तो मैं पानी भर कर ले आई। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को पूरी कहानी बताई। अब वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। हे भगवान, आप ये कैसा खेल खेल रहे हैं हम लोगों के साथ? क्या हमसे कोई गलती हो गई है? इसी अफसोस के साथ ब्राह्मण सो जाता है। अगले दिन फिर सुबह बेचारा ब्राह्मण निराश मन से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा भीख मांग रहा था। तभी राजा और राजकुमार फिर उस मंदिर में आए। अब राजकुमार की नजर फिर उसी भिखारी पर पड़ी। अरे ब्राह्मण, आप फिर से यहाँ? ब्राह्मण ने कहा, जी राजकुमार। अब ब्राह्मण ने कल घटित सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार फिर से दुखी हो गए। राजकुमार ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ऐसा इनके साथ बार बार क्यों हो रहा है? तब राजा ने कहा, बेटा,
अभी इनका सही समय नहीं आया है, इसलिए इनसे सब छीना जा रहा है। जब इनका सही समय आएगा तब इनके पास सब वापस आ जाएगा। Nope. अब राजा ने ब्राह्मण के हाथ में 2 पैसे रख दिए। ब्राह्मण 2 पैसे हाथ में देखकर सोच रहा था, इससे तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। वह ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक मछुआरे पर पड़ी, जो एक मछली को जाल से निकालकर बाहर फेंक रहा था। वो मछली पानी के बाहर आकर तड़प रही थी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन पैसों से मैं अपने परिवार का पेट तो नहीं भर पाऊंगा, कम से कम इस मछली की जान ही बचा लेता हूँ। अब वो जल्दी से मछुआरे के पास पहुंचा और उन्हें 2 पैसे देकर वो मछली खरीदकर अपने पानी से भरे कमंडल में मछली को रखा। पानी में जाते ही वो मछली फिर से होश में आ गई और कमंडल में ही उछलने लगी। ये देख ब्राह्मण बहुत खुश हुआ कि उसने मछली को बचा लिया। तभी मछली के मुंह से वही माणिक पत्थर बाहर आता है जो राजकुमार ने ब्राह्मण को दिया था, और ब्राह्मण की पत्नी से वो नदी में गिर गया था। पत्थर को देखकर तो ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी से उछलते हुए बोला, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आखिरकार मिल ही गया। उसकी ये बात वहां पास ही बैठे उस चोर को सुनाई दी, जो ब्राह्मण की सोने से भरी थैली चुराकर ले गया था। वो डर गया और अपने आप से कहने लगा, हे भगवान, लगता है इस ब्राह्मण ने मुझे देख लिया। अगर इसने मेरी शिकायत राजा से कर दी तो मुझे मृत्युदंड की सजा भी मिल सकती है। मुझे ब्राह्मण को उसका धन लौटाकर माफी मांग लेनी चाहिए। ये सोचकर चोर रोते हुए ब्राह्मण की तरफ भागा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी ये थैली चुराई थी, इसे वापस ले लो, पर मेरी शिकायत राजा से मत करना, मैं जेल नहीं जाना चाहता। ब्राह्मण सब समझ गया और सोचने लगा, लगता है मैंने जब मिल गया कहा तो इस चोर को लगा मैंने इसे देख लिया है, इसलिए वो डर गया और मुझे मेरा धन वापस कर रहा है। अरे साहब, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, माफ कर दो ना मुझे। ब्राह्मण ने उस चोर से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी शिकायत राजा से ना करूं, तो तुम्हें सारे गलत काम छोड़ने होंगे और मेहनत करके कमाना होगा। ठीक है, मेहनत करूंगा और आज से सारे गलत काम बंद। अब तो माफ कर दो ना मुझे। ठीक है, जाओ, माफ कर दिया। चोर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ब्राह्मण फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। जब राजा और राजकुमार वहाँ आते हैं, तब ब्राह्मण जल्दी से खड़ा होकर राजकुमार के पास जाता है और सारी कहानी उसे बता देता है। राजकुमार बहुत खुश होते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, कितनी खुशी की बात है ना, ब्राह्मण के साथ सब ठीक हो गया। तब राजा राजकुमार से कहते हैं, हाँ बेटा, देखा तुमने, जब तक ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा तब तक उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही उसने दूसरे की यानी कि मछली की तकलीफ देखी और उसने उसकी मदद की, वैसे ही उसके साथ अपने आप सब ठीक हो गया। दूसरों की मदद करने वालों की मदद हमेशा भगवान करते हैं। सभी खुशी खुशी हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करते हैं। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने वालों की मदद भगवान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में लाल साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल गांव के लोगों को बड़ा परेशान करती थी। एक रात रमेश अपनी साइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था कि तभी अचानक बड़ी देर के बाद कोई शिकार हाथ आया है, अब तो बच के कहाँ जाएगा। हे भगवान, मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ धमकी, अब तो मेरी खैर नहीं। फिर रमेश तेजी से साइकिल चलाने लगता है। अरे भागो रे।
चुड़ैल उड़ते हुए रमेश का पीछा करने लगती है और रमेश को उसकी साइकिल समेत ले जाकर एक गड्ढे में गिरा देती है। मर गया, अरे मेरा हाथ! फिर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहां से चली जाती है। इसी तरह चुड़ैल हर आते जाते इंसान को परेशान करती। धीरे धीरे उस गांव में चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि रात होते ही गांव के सभी लोग चुड़ैल के डर से अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। अरे भाग्यवान, तुमसे कितनी बार कहा है कि रात में घर की सभी खिड़कियां बंद करके रखा करो। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा जी? सच में उस चुड़ैल के डर के मारे तो हम गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है। फिर एक दिन, अरे भोला भाई, ये तुम्हें क्या हो गया? इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? अरे क्या बताऊं गिरधारी, ये सब उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल की कारस्तानी है। उसने मेरी टांग तोड़ दी। भाई भोला, ये तो हद हो गई। हमें उस चुड़ैल का अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। तुम ठीक कहते हो गिरधारी, लेकिन हम उस चुड़ैल का आखिर क्या बिगाड़ सकते हैं? वो तो कितनी ताकतवर है। पास के गांव में एक पुजारी जी रहते हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं। उनके पास जरूर कोई ना कोई उपाय होगा। फिर अगले दिन गिरधारी और भोला कुछ गांव वालों के साथ मिलकर पुजारी जी के पास जाते हैं। पुजारी जी उन सबको देखकर कहते हैं, क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ क्यों आए हैं? कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताएं पुजारी जी, उस लाल साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक हमारे गांव में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब तो हमारा जीना मुश्किल हो गया है। शाम होते ही उस चुड़ैल के डर से हम लोग किसी कैदी की तरह अपने घरों में ही कैद होकर रहते हैं। हाँ, उस चुड़ैल के डर के मारे तो हम लोग अपने खेतों में भी नहीं जा पाते। अगर इसी तरह हम लोग घर में बैठे रहे तो एक दिन हम सबकी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। गांव वालों की बातें सुनकर पुजारी जी बहुत चिंतित हो जाते हैं। गांव वालों से कहते हैं, पास के जंगल में एक तांत्रिक रहता है। वो चुड़ैल उस तांत्रिक की गुलाम है। तांत्रिक उस चुड़ैल के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। तुम सब मेरे साथ चलो। फिर सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में जलती हुई मशाल लेकर पुजारी जी के पीछे पीछे जंगल की तरफ चल देते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं। उस गुफा के अंदर बैठा एक तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा होता है। फट 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 फटा, शैतान प्रकट हो। तभी अचानक गुफा के अंदर लोगों का शोर सुनकर तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है। लोगों के हाथों में जलती हुई मसाले देखकर तांत्रिक घबरा जाता है। तभी पुजारी जी कहते हैं, आज से तेरा खेल खत्म हुआ धर्मी तांत्रिक। तूने अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करके उस चुड़ैल के जरिए गांव के भोले भाले लोगों को बहुत परेशान किया है। ये तो अभी शुरुआत है, खेल तो अभी शुरू हुआ है। तू उस चुड़ैल को अभी के अभी खत्म कर दे, वरना हम सब तुझे खत्म कर देंगे। अच्छा, ये बात है तो ठीक है। तुम्हें सामने वो मटका दिखाई दे रहा है, उसी मटके में उस चुड़ैल की जान बसी है। जाओ उसे तोड़ दो। तभी गांव वाले उस मटके को फोड़ने के लिए उस पर डंडे से वार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस मटके को कुछ नहीं होता। तभी अचानक वो चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अरे मूर्ख तांत्रिक, तूने इन लोगों को मटके का राज क्यों बता दिया? तांत्रिक हंसते हुए कहता है, तू चिंता मत कर, इस मटके पर मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है कि ये लोग इसे कभी नहीं तोड़ सकते। गांव वाले बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उस मटके को तोड़ नहीं पाते। तभी गिरधारी पुजारी जी से कहता है, अरे पुजारी जी, ये मटका तो टूट ही नहीं रहा है। अब आप ही हम सबको बचा सकते हैं। जल्दी कुछ करे वरना ये चुड़ैल हमको नहीं छोड़ेगी। पुजारी जी थोड़ी देर कुछ सोचते हैं, कहते हैं, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी तरह मंत्र के असर को खत्म करने के लिए मंत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर पुजारी जी जोर जोर से भगवान का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और अपनी जेब से मंदिर से लाया हुआ भभूत निकालकर उस मटके पर छिड़क देते हैं।
देखते ही देखते वो मटका आग के गोले की तरह लाल हो जाता है और फिर अचानक फट जाता है। वहीं दूसरी तरफ मटके के फटने से वो चुड़ैल भी जलने लगती है। मर गई! फिर तांत्रिक अपनी जान बचाने के लिए सभी गांव वालों से माफी मांगकर हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर वहां से भाग जाता है। शिक्षा, बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई के सामने घुटने टेक देती है। ये कहानी है यमुनानगर में रहने वाले वीरू और उसकी पत्नी बसंती की। वीरू एक लंबा चौड़ा बड़ी मूंछों वाला आदमी था, पर बसंती को उसकी मूंछें पसंद नहीं थी। सुनो जी, आप ना ये मूंछें कटवा लो, मुझे बिल्कुल पसंद ना है। तू तो बावली है, मूंछें तो मर्द की पहचान होती हैं। मैं बावली ना हूँ, आपकी ये मूंछें ही बवाल है। मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। देख बसंती, ये मूंछें तो मैं नहीं कटाने वाला, बाकी तुझे जो ठीक लगे सो तू कर। आज तो मैं टेक उठाती हूँ, आपकी मूंछें मुंडवा कर रहूंगी, फिर पछताते रहना बलमा जी। अरे जा जा, बहुत देखे तुझ जैसे बड़ी आई। बसंती गुस्से से लाल हो गई। देखती हूँ कैसे नहीं कटवाते मूंछें। अगले दिन, अरे बसंती, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दे। सुनिए जी, मेरी तबीयत ठीक ना है, अब बाहर खा लीजिए, मुझे तो वैसे बिल्कुल भूख भी ना है। रात को वीरू के आने से पहले ही वो खाना बनाकर खाकर लेट गई। बसंती, अब भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं, मुझे तो शर्म आ रही है, पर आप अपने लिए 2-3 टिक्कड़ बना लीजिए, दूध तो रखा ही है। ठीक है। दूसरे, तीसरे, चौथे दिन वही हाल रहा। तब वीरू ने कहा, ताप बुखार तो है नहीं, फिर कौन सी बीमारी है? गांव के वैद्य जी भी नहीं समझ पा रहे हैं, आप मुझे शहर ले चलिए ना दिखाने। एक और वैद्य का पता चला है, कल उसे बुलाते हैं, फिर भी आराम न हो तो परसों शहर चलते हैं। जैसा आपको ठीक लगे। दोपहर को बसंती, डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर नब्ज देखता है। कब से है ऐसा? जी 15 दिन हो गए। आप जरा बाहर बैठे, मुझे मरीज की जांच करनी है। वीरू के बाहर जाते ही, देखो, मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। अब ये बताओ, 15 दिन से ये नाटक क्यों कर रही हो? तब बसंती ने डॉक्टर को पूरी बात बताई। चलो ठीक है, मैं मुझे कटवा देता हूँ, पर मेरी फीस डबल लगेगी। अभी लीजिए, कहकर उसे पैसे देती है। अब आप अंदर आ सकते हैं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? चलिए बाहर, बताता हूँ। आपकी पत्नी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं है, फिर उसे मानसिक समस्या है। वो क्या? एक तो उसे आपकी मूंछों से डर लगता है, और दूसरी बात, उसे पड़ोसियों के ताने सुनकर तनाव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो आपको अपनी मूंछें कटवानी पड़ेगी। और आखिरकार वीरू को अपनी मूंछों से हाथ धोना पड़ा। अब वो छुपते छुपाते घर आया। उसे देखकर बसंती बहुत खुश हुई। वो मुंह छुपाकर हंसते हुए वहां से चली गई। एक दिन वो घर आया ही था कि उसे बसंती के गाने की आवाज सुनाई दी। उसने गौर से सुना कि कहो कैसी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई, मिटी सभी बीमारी, बसंती चंगी हो गई भाई। कहो कैसी टेक निभाई, बालम की मूंछ मुड़ाई। ऐसा सुनकर वीरू को बसंती पर बहुत गुस्सा आ गया, पर खिसिया के रह गया। लेकिन वो बसंती के पीछे खड़ा हो गया। जब बसंती पलटी तो अचानक उसे सामने देखकर चौंक गई। वीरू ने कहा, जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ दिन तो बसंती बड़ी सतर्क रही। क्या करेंगे, धमकी तो बड़ी खतरनाक दी है। चलो जोड़ा बनाकर सोती हूँ, कहीं मेरी चूटियां ना काट दें।
बसंती को धमकी देकर वीरू ने सोचा, बसंती के मायके वालों के नाम एक चिट्ठी लिखता हूं। आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। आशा है वहां सब ठीक होगा। यहां एक बुरी खबर है। आपकी बेटी बसंती गंभीर रूप से बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। आज उसे घर ले आया हूं, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा है कि वो अपने पूरे खानदान का मुड़ा हुआ सर देखना चाहती है। मैंने और मेरे घर वालों ने करवा लिया है। जितनी जल्दी हो सके आप सब भी, सब मतलब सब, आप, सासू माँ, साले साहब, साली साहिबा, सभी लोग मुंडन करवा के आ जाएं। आखिर आपकी बेटी की आखिरी इच्छा का सवाल जो है, आपका दामाद वीरेंद्र यानी वीरू। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल सा लगने लगा। बसंती को लगा कि वीरू सब भूल गया है। एक दिन वो बाहर खड़ी थी कि सामने से पूरा खानदान सर मुड़ाए चला आ रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। सब लोग असमंजस की स्थिति में थे। तभी वीरू ने गाना शुरू किया। तूने कैसी टेक निभाई, बालम की मूछ मुंडाई, अब क्यों दहाड़ मार के फूटे तेरी रुलाई, जब मुंडिया पलटन आई, तूने कैसी टेक निभाई, बालम की मूछ मुंडाई। शिक्षा, कभी किसी को किसी भी काम के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।